हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो हम लोग जो सीटेट का एग्जाम होना है दिसंबर में, उसके लिए कंप्लीट एसएसटी का कोर्स कर रहे हैं। और क्या इस कोर्स में हम लोग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो एग्जाम में पूछा जाता होगा, जहां से क्वेश्चंस आते होंगे वही कर रहे होंगे। तो क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? तो जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स हैं 6 to 8 क्लास की एसएसटी की, क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं। तो हम लोग जो नई वाली एनसीईआरटी है क्लास 6 की, हम लोग उसको अभी कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने 3rd चैप्टर तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। और उस 3rd चैप्टर के साथ हमारा ज्योग्राफी वाला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम हिस्ट्री वाले सेक्शन को डिस्कस करना स्टार्ट कर चुके हैं। एक वीडियो ऑलरेडी आ गया है, आज ये उसी चैप्टर 4 का सेकेंड वीडियो है। वीडियो लेंथी था तो हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो चलिए देखते हैं आज क्या देखना है हमें। तो कल हमने जहाँ तक देख लिया था उसके आगे से ही आज हम देखेंगे। और आज हमें क्या देखना है? आज हमें देखना है इतिहास के सोर्स क्या है, यानी कि हम अगर हिस्ट्री को जानना चाहें, जो हमारा अतीत है अगर हम उसे जानना चाहें, तो उसको जानकारी के लिए कौन से सोर्सेज हैं, हम कौन से सोर्सेज हैं जिनको यूज़ करेंगे ताकि हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिल सके। आज की वीडियो उसी पर केंद्रित होने वाली है। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़ें। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। एक पॉइंट रह गया था कल वाली वीडियो में, क्योंकि हमारे यहाँ तूफान वगैरह आ गया था तो हमें वीडियो रोकनी पड़ गई थी। तो वो जो है ध्यान रखने वाला पॉइंट था, इस वजह से इसको डिस्कस कर रहे हैं। और ध्यान क्या रखना है बता रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में पारंपरिक तिथियों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है? यानी कि जो हम लोग पारंपरिक रूप से तिथियां यूज़ करते हैं उसका निर्माण कैसे होता है, वही यहाँ पे बताया जा रहा है। कह रहे हैं अनेक भारतीय तिथि पत्र महीने एवं दिनों के निर्धारण के लिए सूर्य और चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था ना, अमावस्या, पूर्णिमा, फिर जो है प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, उसके बाद या अमावस्या, पूर्णिमा। तो ये जो मतलब तिथियां हैं जिनकी वजह से डेट वगैरह मतलब देखी जाती है, स्पेशली जो शादी विवाह है या फिर गांव में जो मतलब वो ऐसे लोग जो जनवरी फरवरी वाला महीना नहीं काउंट कर पाते हैं, उन लोगों के लिए ये जो मतलब डेट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये कहाँ से फिक्स होता है या कहाँ से ये डेट जो है क्लियर की जाती है? तो ये सूर्य और चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करती है। आगे बता रहे हैं कि पंचांग जो है वो तालिकाओं की एक पुस्तक है जिसमें प्रत्येक माह के दिनों के साथ साथ संबंधित खगोलीय जो आंकड़े हैं इनको भी सूचीबद्ध किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बता दिया है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्योदय एवं सूर्यास्त, ऐसी जो भी घटनाएं हैं इनका सटीक आकलन इसी के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए जो मौसम का पूर्वानुमान है, त्योहारों की जो तिथियां हैं और टाइम निर्धारण आदि के लिए आज भी अपने भारत देश में देखें तो पंचांग का बहुत बड़े लेवल पे यूज होता है। चलिए हम लोग हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं, इतिहास को जानने के क्या सोर्सेज हैं, उस पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप जानिए शब्दावली, आखिरकार ये इतिहास के स्रोत, इस शब्द का मतलब क्या है? तो इसका मतलब बहुत छोटा सा है कि कोई स्थान, व्यक्ति, लेख, लेख मतलब कि कुछ भी लिखा हुआ, अथवा वस्तु या कोई मतलब कि सामान है वो, उस जिसके माध्यम से हम अपने अतीत की किसी भी घटना या कोई भी कालक्रम है उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास को जानने के साधन या इतिहास के स्रोत कहते हैं इसको। तो चलिए आगे देखते हैं। अब जैसा कि हमेशा से देखते आ रहे हैं आप लोग, ये पता लगाने वाला काम केवल आपका होता है, तो इसको हम नहीं करवाते हैं। तो ये अपने दादा नानी से जिनसे जिनसे भी पूछ करके आप बताइएगा कि आपने किससे पूछा है, उनके क्या नाम, व्यवसाय, जन्मस्थल, सूचना के सोर्स वगैरह ये सब फिल कीजिएगा। इवन आपको करना भी नहीं है, ये सब नहीं पूछे जाएंगे आपसे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने जो है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ आपको बताया जा रहा है कि प्रत्येक वस्तु अथवा संरचना एक कहानी बताती है और वह चित्रखंड, पहेली यानी जिक्सॉ के रूप में होती है। जिन वस्तुओं को आप अपने घर में देखते हैं वह आपको अपने परिवार के इतिहास के बारे में कुछ ना कुछ बताती है। ठीक है, कह रहे हैं चाहे कोई सामान हो या कोई भी जो है संरचना हो, उसके पीछे कोई ना कोई कहानी जुड़ी होती है। आपने घरों में देखा होगा, कभी कोई अकेजन होता है, कोई त्योहार होता है तो उस पे कुछ लोग सामान ले लेते हैं। तो अगर आप कल को पूछते हैं, सपोज दैट आपके घर में कोई XYZ वस्तु रखी हुई है और आपने सपोज दैट वो 10 साल पुरानी है, ठीक है,
अपने मम्मी से या पापा से, भैया से, जो लोग भी उस टाइम पे रहे हों, जिन्होंने उस वस्तु को लेते समय देखा हो, अगर आप उनसे पूछेंगे ना तो वो आपको ज़रूर बताएँगे कि ये जो फलाना सामान है, ये हमने इस खुशी में या इस ओकेज़न पे या इनको देने के लिए या किसी ने हमको दिया है। किसी न किसी तरह से कोई न कोई बात आपको ज़रूर जानने को मिलेगी कि इस वजह से हमने ये सामान खरीदा। जैसे होता क्या है, हमारी बुआ, जो हमारी बुआ जी हैं, जब भी आती हैं, हर साल आती हैं और काफ़ी दिनों तक रहती हैं। जब तक रहती हैं, तब तक जो है वो हमें हर मतलब कि 1-2 बार इस बात का डिस्कशन ज़रूर हो जाता है कि जब मेरा जन्म हुआ था, तो मेरे पापा ने उनको एक फ़ैन दिया था और आज तक उनके यहाँ वो फ़ैन चल रहा है। तो ये जो वो हमें बताती रहती हैं एग्ज़ैक्टली क्या है, ये कुछ और नहीं, उस वस्तु से यानी कि उस फ़ैन से जुड़ी हुई एक कहानी है, जिससे हमें अपने हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिल रही है। और इसके साथ आप देखिए कह रहे हैं कि कोई संरचना, ठीक है? अब सपोज़ दैट ये जो बिंदु से रेखा बनी या आप देख रहे हैं ना कि एग्ज़ैक्टली एक बिंदु था, इस बिंदु को लंबा करते हुए एक रेखा खींची गई। तो जिस व्यक्ति ने इस रेखा को खींचा होगा, जब भी खींचा होगा पहली बार, तो उसके मन में कोई ना कोई बात तो आई होगी। अगर आप सोचने बैठे कि ये रेखा जो है कब बनी, कैसे बनी, तो जो आप सोच रहे हैं, जो आपको जानकारी मिलेगी कि फलाने या ढिमकाने आदमी ने पहली बार कोई रेखा बनाई है, तो ये जो आप सोच रहे हैं या जो आपको नॉलेज मिल रही है, क्या है एग्ज़ैक्टली? ये इतिहास है। आप उस चीज़ के इतिहास के बारे में जानने का प्रयत्न कर रहे हैं या उस रेखा से जुड़ा हुआ इतिहास है। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि चाहे कोई सामान हो या कोई संरचना हो, वो कोई ना कोई कहानी बताती ही है, ठीक है? आगे देखिए कह रहे हैं कि आपने घर में अगर कोई वस्तु देखा तो उससे आपके या अपने परिवार के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। घर में सामानों को देखिए, मम्मी-पापा से पूछिए बताएँगे। शादी में हमारे हमारे नाना ने दिया था, पर-नाना ने दिया था, जो भी नाना रहे हों उन लोगों ने दिया था। तो ये सारी चीज़ें आपको इतिहास के बारे में जानने के साधन हैं। आगे बता रहे हैं कि इसी प्रकार हम जो ऐतिहासिक घटनाएँ हैं उनके बारे में भी विभिन्न सोर्सेस से जानकारी एकत्र कर सकते हैं। यानी कि ये जो घर के सामान वगैरह हैं, ये तो हमारे परिवार की जो हिस्ट्री रही है, उसके बारे में हमें जानकारी दे रही थी। लेकिन इसी तरह से आप देखेंगे कि कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाएँ होती हैं, जिनके बारे में हमें काफ़ी सारे सोर्सेस हैं, जिनसे जानकारी मिलती है। फिर वो सोर्सेस हो सकते हैं, कहीं खुदाई हुई, उसमें कुछ सामान मिले, कुछ लेख वगैरह हो सकते हैं, जैसे कोई किसी ने सपोज़ दैट अष्टाध्यायी लिखी गई है, तो उससे हमें हमारे हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। जो मेगास्थनीज़ की इंडिका लिखी गई है, उससे हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। बहुत सारे आपको लेख, अभिलेख या बहुत सारे जो है जैसे ताजमहल हो गया, वो भी आपको आपके इतिहास के बारे में जानने का साधन है। जो भी आपको मतलब कि ऐतिहासिक इमारतें हैं या अगर आप किसी संग्रहालय में चले जाइए, तो वहाँ जो भी वस्तुएँ रखी गई हैं, वो सब क्या हैं? वो सब सोर्सेज़ ऑफ हिस्ट्री हैं, वही यहाँ आपको बताया जा रहा है। आगे बता रहे हैं कि एक बात आपको हमेशा अपने माइंड में याद रखना है कि इतिहास के मामले में बहुत सारे हिस्से होंगे जो कि गायब हो सकते हैं। एग्ज़ैक्ट जो चीज़ें उस टाइम पे थी सेम वही चीज़ें आपको मिल जाएँगी, तो ये आप कल्पना मत करिएगा, कुछ न कुछ हिस्सा आपको गायब मिल जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा-सा जो है मतलब फिगर बना के दिखा दिया गया है, एग्ज़ैक्टली इसको ग्राफ कहते हैं। इससे आपको पूरे के पूरे जो सोर्सेज़ ऑफ हिस्ट्री हैं, एक ही पेज में बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। इसका आप स्वयं से नोट्स बना सकते हैं, जैसे इन्होंने बनाया है, चाहे ऐसे बना लें या फिर आप इतिहास के स्रोत ऐसे यहाँ पे लिख कर के, उसके बाद इस तरह से भी आप अपना जो है लाइन खींच करके अपना नोट्स बना सकते हैं। बहुत अच्छे नोट्स बन जाएँगे और 1 मिनट में फिर आपको रिकॉल भी हो जाएगा। ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि सोर्सेज़ ऑफ हिस्ट्री क्या है, या फिर आपको दे देंगे, उसमें बताएँगे क्या ये सोर्सेज़ ऑफ हिस्ट्रीज़ हैं या नहीं हैं, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या है इतिहास के स्रोत यानी इतिहास को जानने के साधन कौन-कौन से हैं। सबसे पहले आप देखिए मौखिक स्रोत और कौन से हैं? साहित्यिक स्रोत यानी कि जो लिखे हुए हैं वो, कलात्मक स्रोत और जो पुरातात्विक स्रोत हैं ये। टोटल 4 सोर्सेज़ इनके द्वारा बताए गए हैं इतिहास को जानने के। उन 4 सोर्सेज़ के जो क्लॉज़ेज़ हैं उनको भी बता दिया है। जैसे मौखिक सोर्स में क्या हो सकता है? वंशावली हो सकती है और जो लोक साहित्य है, लोक कहानियाँ वगैरह सुनाते रहते हैं एक-दूसरे को। हमारे दादा के टाइम पे वो हुआ था, हमारे दादाजी जब थे तो उन्होंने शेर को मार दिया था। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये क्या हैं? तो ये भैया मतलब कि वंशावलियों की जो कहानियाँ हैं वो सारी चीज़ें हैं। और कोई लोक साहित्य है, ऐसे लिखे जाते हैं ना लोक साहित्य, आपने देखा होगा बहुत सारे लोक साहित्य लिखे जाते हैं। तो ये सब भी हिस्ट्री को जानने के साधन हैं, ये सब मौखिक सोर्स में आते हैं। फिर आप देखिए कौन-सा है? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो जो भारतीय साहित्य है वो, और दूसरा है विदेशी साहित्य।
भारतीय साहित्य में क्या-क्या आ जाएगा? तो आप देखिए सबसे पुराना जो सोर्सेज़ ऑफ हिस्ट्री है वो क्या है भारत का, यानी कि भारतीय साहित्य का, तो वो हमारे वेद हैं। वेद के बारे में मैंने कई बार अपने वीडियोज़ में डिस्कस किया है कि टोटल 4 वेद हैं, जिसमें सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, फिर उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये जो वेद हैं ये भी सोर्सेज़ ऑफ हिस्ट्री के बहुत ही मतलब कि अच्छे साधन हैं। और आगे देखिए कौन से हैं, कविता, नाटक हो गया, जो भी ऐतिहासिक लेख वगैरह हैं जिसमें मैंने आपको बताया मेगास्थनीज़ की इंडिका, और साथ में जो कहानियाँ हैं जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ। अब जो पंचतंत्र की कहानियाँ हैं वो मतलब कि भले ही उस टाइम पे लिखी गई हैं, अब एक बात याद रखिएगा, जो साहित्य होता है ना वो हमारे समाज का दर्पण होता है। अगर कोई भी साहित्य किसी भी टाइम पे लिखा जा रहा है तो कितना भी हवा-हवाई हो, लेकिन कुछ ना कुछ जो है सोसाइटी में जो चल रहा है उसकी झलक आपको उस साहित्य में मिल ही जाएगी। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे सोर्सेज़ ऑफ हिस्ट्री में आते हैं, और इसके साथ-साथ जो वैज्ञानिक और तकनीकी लेख हैं, ये भी सोर्सेज़ ऑफ हिस्ट्री एज़ भारतीय साहित्य आ जाता है। अब हम विदेशी साहित्य की बात कर लेते हैं। जो विदेशी साहित्य है इसमें आप देखिए क्या-क्या आएगा, तो जो भी यात्री आए जैसे वेन-सांग आए, फाहियान आए, इत्सिंग आए, तो ये सब जो यात्री भारत देश में आए थे, इन लोगों ने अपने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। यात्रा वृत्तांत मतलब जो उन्होंने जहाँ-जहाँ पे जगह जिन-जिन जगहों पे यात्रा की, उसके बारे में क्या देखा, क्या जाना, क्या समझा, उन सबको एक जगह पे लिख दिया, जिसको हम कहते हैं यात्रा वृत्तांत, ठीक है? उससे हमें जानकारी मिलती है। और इसके साथ-साथ जो ऐतिहासिक वृत्तांत हैं, ये भी सोर्सेज़ ऑफ हिस्ट्री हैं, ठीक है? फिर आप देखिए कलात्मक सोर्स, ये जो कलात्मक सोर्स हैं, इसमें कौन-कौन आपको दिखेगा? एक तो चित्रकला, दूसरा मूर्तिकला और तीसरा पट्टिका या फिर पैनल। और आगे देखिए जो पुरातात्विक सोर्सेज़ हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है ये भी। इनको भी हम दो मतलब कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं। पहला तो संरचना के आधार पे, और संरचना के आधार पे आप देखेंगे जो स्मारक वगैरह होते हैं और जो टीले होते हैं, इनके मतलब इनसे जो जानकारी मिलती है उसको रखते हैं। दूसरा उत्खनन, यानी कि ज़मीन के अंदर जो खुदाई करवाई जाती है उसको हम कहते हैं उत्खनन, और उत्खनन से जो प्राप्त वस्तुएँ हैं जैसे मानव, पशु तथा पक्षियों के अवशेष या पौधों के अवशेष, उस समय पे जो उपकरण और जो हथियार यूज़ हो रहे थे उनके अवशेष, मूर्तियाँ किस तरह की बन रही थी, किस तरह के आभूषण लोग पहन रहे थे, मेटल्स के पहन रहे थे या फिर हाथी दाँत के पहन रहे थे या फिर घास-फूस के बना के पहन रहे थे, तो वो सारी चीज़ें, घास-फूस के कौन ही बनाता है, लेकिन फिर भी जानिए मृत भांड और जो खिलौने हैं, जो भी खुदाई से निकलते हैं, वो भी सोर्सेज़ ऑफ हिस्ट्री हैं। और साथ में निवास स्थान और जो शवाधान है, जैसे हड़प्पा में आपको मिलता है ना R37 नाम की एक कब्र, तो ये सब क्या है? ये सब एज़ सोर्स ऑफ हिस्ट्री हैं, ठीक है? लास्ट में एक और बचा है और वो क्या है? वो है शिलालेख, ठीक है? और शिलालेख में 3 चीज़ें आती हैं, कौन-कौन से? एक तो पांडुलिपियाँ, दूसरा ताम्रपत्र और तीसरा जो है सिक्के। तो चलिए आगे देखते हैं, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये जो सोर्सेज़ ऑफ हिस्ट्री है इतना अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा जितना अच्छा एनसीईआरटी में बता दिया गया है। जो भी टीचर्स वगैरह बताते हैं खुद से, वो भी इतना डिटेल में नहीं बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले एक शब्दावली है, हम लोग उसको देखेंगे, और वो शब्दावली कौन-सी है? तो वो है इतिहासकार। इतिहासकार कौन होते हैं, इनको जानिए। तो एक ऐसा व्यक्ति जो अतीत का अध्ययन करता है और उसके विषय में लिखता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इतिहासकार। यानी कि जो भी कोई व्यक्ति हमारे जो मतलब बीत गई हैं चीज़ें, उनके बारे में खोजबीन कर रहा है या उनके बारे में कुछ लिख रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इतिहासकार। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप देखिए, बता रहे हैं, आपने जो ऊपर अभी चित्र देखा ना, उसी के बारे में कह रहे हैं कि जो पृष्ठ 67 पर दिया गया चित्र है, वो जो है क्या है? तो वही सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। कह रहे हैं कि यह इतिहास के प्रमुख स्रोतों को एक साथ प्रदर्शित करता है, जो कि मैंने ऊपर आपको बता ही दिया है। कह रहे हैं आपको अभी इन सबको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, हालाँकि आप याद रखिएगा, क्योंकि ये छोटे बच्चे जो 6th क्लास के हैं ना, उनके लिए कह रहे हैं कि याद करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो लोग सीटेट या किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए याद करने की आवश्यकता है। आगे बता रहे हैं कि आप इसको साइंस में बहुत कुछ देखेंगे, तो वो सब बाद की बातें हैं। कह रहे हैं कि उदाहरण के रूप में जब इतिहासकार इसी वजह से वहाँ बता दिया गया शब्दावली में कौन है इतिहासकार। कह रहे हैं जब इतिहासकार 1500 वर्ष पूर्व के किसी राजा या रानी, प्राचीन स्मारक, युद्ध व व्यापार की कुछ वस्तुओं के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं, तो वे बड़े ध्यान से अधिक स्रोतों से जानकारी संकलित करने का प्रयास करते हैं।
और ये सही भी होता है। अगर आपको किसी एक पॉइंट के बारे में जानकारी के लिए कई सोर्सेज़ मिलते हैं ना, तो ज़्यादा सही रहता है। तो जो मतलब कि कोई भी घटना है, उसकी प्रामाणिकता सिद्ध होने की जो संभावना है ना, वो ज़्यादा रहती। कहीं कोई एक ही जो है उपलब्ध हुआ है, कुछ भी मतलब सपोज़ दैट किसी भी एक वस्तु के बारे में आपको जानना है और कहीं केवल एक ही बुक मिली आपको और उसी में लिखा हुआ है, तो उसकी ना जो प्रामाणिकता है, वो उतनी ज़्यादा मतलब परफ़ेक्ट नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर कई सारे सोर्सेज़ आपको मिल रहे हैं उसी सेम चीज़ को जानकारी के लिए, तब समझिए कि वो ज़्यादा प्रामाणिक होने की संभावना है। चलिए आगे देखिए। आगे बता रहे हैं कि वे बड़े ध्यान से अधिकाधिक स्रोतों से जानकारी संकलित करने का प्रयास करते हैं। कभी-कभी ये जो सोर्सेज़ है ये एक दूसरे की पुष्टि करते हैं, जैसे चित्रखंड पहेली यानी जिगसॉ के टुकड़े मेल खाते हैं, तो कभी यह एक दूसरे के विपरीत सूचनाएँ भी प्रदान करते हैं, जैसे जो जिगसा है इनके टुकड़े मेल नहीं खाते। तो बताया ना कि ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो भी सोर्सेज़ आप यूज़ कर रहे हैं वो दोनों एक ही जैसे हों। हो सकता है कि उनमें कुछ जो है अलगाव भी हो, तो वही यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। कह रहे हैं ऐसी परिस्थितियों में यह निर्णय लेना पड़ता है कि किस स्रोत पर आपको अधिक विश्वास करना है या किस सोर्स पर अधिक विश्वास किया जाए। इस प्रकार जो इतिहासकार हैं वो जिस कालखंड का अध्ययन कर रहे होते हैं, वे उसके इतिहास का पुनर्निर्माण करने का प्रयास करते हैं। पुनर्निर्माण करने का मतलब है कि दोबारा से उसको लिखने का प्रयास करते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है कि अगर वो किसी भी चीज़ के बारे में जानेंगे, तो कुछ ना कुछ अपने विचारों को जो है उसमें शामिल कर देंगे, तो एक वही जो इतिहास था उसमें कुछ नए पॉइंट्स आ गए तो एक नया इतिहास हो जाता है। सॉरी। और यही कारण है कि ना मान ये कहा भी जाता है कि जो ह्यूमैनिटी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे फिर वो हिस्ट्री हो या अन्य जो भी सब्जेक्ट्स हैं, वो मतलब अकाट्य सत्य नहीं है। वो साइंस और जो मैथ्स है उसकी तरीके से उनका मतलब कि कोई भी एक ही उत्तर नहीं होता है। इसी वजह से कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ इतिहासकार ने अपने विचार अलग दिए हैं सेम पॉइंट के लिए। अब जैसे अकबर को ही कुछ इतिहासकार बहुत महान मानते हैं, कुछ लोग उनको नीच किस्म का मानते हैं। तो ये सब ना अपने-अपने अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू है किसी को देखने के। आगे देखिए कह रहे हैं कि इतिहास के इन सभी स्रोतों में कौन योगदान देता है? इतिहासकारों के साथ ही पुरातत्व विज्ञानी, पुरालेख शास्त्री जो प्राचीन अभिलेख पढ़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं पुरालेख शास्त्री। तो ये अगर यहाँ पे दिया गया है तो आपसे एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि पुरालेख शास्त्री कौन है? या ऐसे लिख के दे देंगे ना कि इधर लिख देंगे पुरालेख शास्त्री, इधर कुछ और लिख देंगे, फिर आपसे पूछेंगे सत्य है या असत्य, या मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चंस कई तरह से बनते हैं। कह रहे हैं मानव विज्ञानी, और मानव विज्ञानी कौन होते हैं? जो मानव समाज व संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं। ये वाली पॉइंट जो है ये हमने ज्योग्राफी में भी बताया है आपको। आगे कह रहे हैं साहित्य व भाषा के विशेषज्ञ आदि ऐसे लोग हैं जो इसमें अपना योगदान देते हैं। कह रहे हैं साथ ही पिछले 50 वर्षों में वैज्ञानिक अध्ययनों ने इतिहास के पुनर्निर्माण में अधिकाधिक योगदान दिया है। एग्जाम्पल दे दिया है कि जो प्राचीन जलवायु है उसका अध्ययन, उत्खनन की गई सामग्री का जो रासायनिक अध्ययन है, और प्राचीन मानव की आनुवांशिकी। और यह आनुवांशिकी क्या है इसको भी हम आपको बता रहे हैं। हालांकि इन्होंने बताया है फिर भी हम वैसे ही बता दे रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो आपके दादाजी की क्वालिटीज़ थी लेकिन आप में आ गई हैं। तो ये जो दादाजी की क्वालिटीज़ आप में आ गई हैं ये क्या है? यही है दरअसल पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी से गुण अवगुणों का जो ट्रांसफ़र होता है ना उसी को हम कहते हैं आनुवांशिकी या आनुवांशिक गुण या अवगुण। तो वही होता है आनुवांशिकी। वही यहाँ पे बता रहे हैं कि आनुवांशिकी के अध्ययन के ने एक नया दृष्टिकोण दिया है जिससे और पूरक सोर्स प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक-एक लाइन याद रखिएगा। याद रखने का मतलब है समझ लीजिए ताकि एग्ज़ाम में अगर आए तो आप उसको कर ले जाएँ। आगे आप देखिए कह रहे हैं कि साथ ही जब इतिहासकार आधुनिक इतिहास साधारणता जिसका अर्थ है पिछली 2 अथवा 3 शताब्दियों का इतिहास का अध्ययन करते हैं तो समाचार पत्र एक अन्य महत्वपूर्ण सोर्स हो सकता है। पिछले कुछ दशकों के अध्ययन के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टीवी, इंटरनेट, इनका भी उपयोग किया जा सकता है। ज़ाहिर-सी बात है कि 18वीं सदी या 17वीं सदी के लिए या 16वीं सदी के लिए आप लोग टीवी मतलब कि जो इंटरनेट या टीवी है इसका यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी 19वीं सदी में आया ही है, 19वीं 20वीं सदी में। तो मतलब सोचिए 15वीं 17वीं सदी के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या टीवी वगैरह का यूज़ नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं। ये पता लगाने वाला काम आपका है, आप इसको पता लगाइएगा, पता लगा करके फिर ये फिल कीजिएगा। हम बता दे रहे हैं ये क्या है। ये आप देखिए ये जो चित्र दिखाया गया है ये ना समुद्रगुप्त हैं, जो कि वीणा बजाते हुए दिखाए गए हैं, ठीक है?
ये जो है कुछ मूर्ति कला है, आप इसको देख लीजिए। और यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, ये जो चित्र है ये सारनाथ स्तंभ है, सारनाथ स्तंभ, ठीक। और ये जो सारनाथ स्तंभ है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसको एज अ प्रतीक चिन्ह हमारे यहाँ यूज किया गया है। यहाँ नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। और ये जो सत्यमेव जयते है, ये किस उपनिषद से लिया गया है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप इसका मुझे कमेंट करके आंसर देंगे, कमेंट जरूर करिएगा अगर आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देखी है तो। चलिए अब हम देखेंगे जो मानव इतिहास है इसका प्रारंभ, ठीक है। इससे खूब क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो मानव इतिहास का प्रारंभ है, हम लोग इसको अगर देखेंगे तो सबसे पहले देखिए कि जो होमो सेपियंस है, हमने जो वो वंशावली देखी थी ना, उसमें आपको बताया था कि सब बहुत लेट में आया है ह्यूमन। और देखिए कि अपने आने के बाद इसने अपने जो मतलब हमारे आने के पहले के जो भी जीव जंतु थे उनको किस तरीके से नष्ट कर दिया है। तो आप देखिए बता रहे हैं कि जो होमो सेपियंस हैं, जिनकी उत्पत्ति आज से 3 लाख साल पहले की मानी जाती है, तो वो इतने टाइम से इस पृथ्वी पर रह रहे हैं। और ये एक लंबा समय प्रतीत होता है, परंतु यह इतिहास के अगर आप इसको इतिहास के रूप में देखेंगे तो ये इतिहास का एक छोटा-सा अंश मात्र है, ठीक। और कह रहे हैं अपने आरंभिक इतिहास को संक्षेप में जानिए। तो ये जो है चित्र वगैरह दिखा दिया गया है, आप इसको चित्र को अच्छे से देखिए, कैसे जो है लोग यहाँ देखिए आग जला करके बैठे हुए हैं। ये देखिए आग जला के बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखिए जो है चित्रकारी की जा रही है। ये सब जो आप देख रहे हैं ना, ये इंसानों के द्वारा चित्रकारी की गई है, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ ये जो है अनाज वगैरह कुछ इकट्ठा किया जा रहा है। इधर देखिए शिकार वगैरह किया जा रहा है। तो ये सारी जो चित्र हैं ये यहाँ आपको दिखाए गए हैं। वैसे भी पहले के टाइम में यानी कि जो हमारे आदि मानव थे वो और करते भी क्या थे, यही उनका काम था, खाने को संग्रह करना, शिकार करना। और खाली टाइम में खाना वगैरह सब कुछ हो गया है, पेट भर गया है, तो फिर जहाँ जिस गुफा में रह रहे हैं उस गुफा की चित्रकारी करना। तो यही उन लोगों का काम था। अब आज के जैसे तो ज़िंदगी थी नहीं कि चलो टीवी देख लो, व्हाट्सएप या फिर वीडियो कॉल कर लो। तो ये सब उस टाइम पे नहीं था। आगे देखिए, कह रहे हैं कि आदि मानव को प्रकृति से अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आज भी तो जो मानव है क्या आज नहीं कर रहा है? आज भी बहुत तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वो केवल प्रकृति जनित नहीं है, इंसानों ने खुद ही अपने लिए गड्ढे खोदे हैं। आगे देखिए, कह रहे हैं एक दूसरे की सहायता करने के लिए वे टोलियों अथवा समूहों में रहते थे। वे मुख्यतः आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि जो आदि मानव थे, आदि मानव वो क्या थे एग्जैक्टली? तो वो खाद्य संग्राहक एवं आखेटक थे। उनकी जो जिंदगी थी इसी में सिमटी हुई थी। और आगे बता रहे हैं कि भोजन और आश्रय की निरंतर वो खोज करते रहते थे, यानी कि कोई उनका परमानेंट अड्डा नहीं था कि यहीं पे हम रहेंगे, यहीं पे अन्न उपजाएंगे, यहीं पे खाना खाएंगे। जैसे आज हम लोगों की जिंदगी है, हम लोगों का पूरी लाइफ होती जा रही है, कभी घर से बाहर निकलना नहीं हुआ। क्यों? पास में ही खेत है, उसमें अन्न उपज जाता है, उसी को बेच के ज़िंदगी गुज़री बसरी जा रही है, तो कहीं आने-जाने की ज़रूरत ही नहीं समझ आ रही है। और पहले आदि मानवों का क्या था? एक जगह खेत तो था नहीं कि वहीं पे अन्न उपजाएँगे, वहीं पे खाएँगे, वहीं पे सोएँगे, वहीं रहेंगे। दूर-दूर तक जाना है, दूर-दूर तक शिकार करना है और जो है फिर शिकार जहाँ मिल जाए वहीं पे बना के वहीं खा लेना है, फिर दूसरे दिन से फिर वही शिकार पे निकल जाना है। तो उन लोगों की ज़िंदगी इस तरह से थी। वो लोग निरंतर आश्रय और भोजन की खोज में भटकते रहते थे। इसका अर्थ है कि वे अपने जीवन के लिए खाने योग्य पौधों और फलों का संग्रह व आखेट पर निर्भर थे। कह रहे हैं कि हमारे आदि पूर्वजों के प्राकृतिक तत्वों को लेकर कुछ निश्चित विश्वास थे। संभवतः उनकी जो मरणोपरांत जीवन है इसको लेकर के कुछ अवधारणाएं थी। मरणोपरांत जीवन यानी कि मरने के बाद जो जीवन है वो कैसा होगा। आज भी तो देखिए मरने के बाद जीवन क्या, वही लोग थोड़ी ना सोच रहे थे। आज भी ये सारी चीजें देखिए, तिरही होती है, बरखी होती है, पंडित को खाना खिलाना है, गाय भी दान में देनी है और दुनिया भर का हेन-तेन होता है। पता नहीं क्या बात है इस सब के पीछे, कोई नहीं जानता, लेकिन होता है ये सब। आगे हम देखेंगे कि यहाँ समूह अस्थायी शिविर, अस्थायी मतलब होता है जो परमानेंट ना हो, शैलाश्रय और गुफाओं में रहा करते थे तथा एक दूसरे से जिन भाषाओं में वो संवाद करते थे वे अब लुप्त हो चुकी हैं। वैसे भी समझ ही कहाँ आएँगी अब तो सारी भाषाएँ ही अलग हो गई हैं। जो हमारे मतलब आदि मानव दैट मीन्स हमारे दादा लोग अब ऐसा नहीं है कि हमारे दादा लोग, लेकिन जो भी थे वो हैं तो हमारे पूर्वज ही ना। हम लोग ऐसे आसमान से तो टपके नहीं हैं कि डेवलप्ड एकदम ह्यूमन जो है आसमान से टपक आया है। वही लोग धीरे-धीरे प्रोग्रेस किए हैं, तभी हम लोग आज इस तरह से दिख रहे हैं। तो अगर आप उनको अपना दादा कहेंगे तो कोई बुराई उसमें दरअसल है नहीं। कह रहे हैं कि इन्होंने अग्नि का उपयोग किया,
ठीक है, आदि मानवों ने आग का उपयोग किया, ये याद रखिएगा। कहना है पत्थर की उन्नत कुल्हाड़ियाँ, तो ये जो औजार वगैरह बनाते थे उसमें कौन से थे, तो पत्थर की उन्नत कुल्हाड़ियाँ और ब्लेड्स थे। ब्लेड्स जो हैं और कुल्हाड़ियाँ ये पत्थर के बनाए जाते रहे थे। नुकीले तीर और अन्य उपकरण इनके द्वारा बनाए गए। तो पत्थरों से इन्होंने कौन-कौन से औजार बनाए, एक तो इन्होंने कुल्हाड़ियाँ बनाई, दूसरा ब्लेड्स बनाए और जो नुकीले तीर होते हैं ना, जो ऐसे तीर होते हैं, ये जो आप लोगों ने देखा होगा ना, इस तरह के जो तीर होते हैं, इसका भी इन्होंने निर्माण किया था किससे, पत्थरों से, ठीक है। तो ये सब ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इन लोगों ने कौन से पत्थर के औजार बनाए। तो फिर अगर आपने नहीं पढ़ा कि इन लोगों ने उन्नत कुल्हाड़ी, ब्लेड और नुकीले मतलब तीर वगैरह बनाए, तो फिर आप लोग फंस जाएंगे। तो इस वजह से ध्यान से देख लीजिए। और यही कारण है कि हम इसमें एक-एक लाइन आपको समझाते हुए चल रहे हैं, वरना हम भी अन्य टीचर्स की तरह जो इसका सारांश है उसको लाएँ, उसको बताएँ और कुछ क्वेश्चंस करवा के आगे बढ़ सकते हैं, पर उससे ना मुझे मज़ा नहीं आता। मेरा मोटो है कि अच्छे से जब पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, वरना मत पढ़ो। आगे देखिए कि संपूर्ण विश्व की सैकड़ों गुफाओं के शैल चित्रों में उनके जीवन के विविध आयाम आपको दिखाई पड़ेंगे और इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो चित्र साधारण आकृतियों एवं प्रतीकों के हैं, जबकि कुछ अन्य चित्र काफी विस्तृत हैं और उसमें पशु और मानवों के दृश्य हैं। तो पूछा जा सकता है कि आदि मानवों ने जो चित्र बनाए हैं क्या वो केवल पशुओं से संबंधित है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लगेगा हाँ, केवल पशुओं से ही उनका शिकार करते थे, वही सारे चित्र बनाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए कि उसमें पशुओं एवं मानवों के दृश्य हैं, यानी कि पशुओं के भी चित्र हैं मिलेंगे आपको और मानवों के भी चित्र वहाँ पे आपको मिल जाएँगे। आगे समय के साथ इन आदि मानवों ने पत्थर और मनकों की माला, पशुओं के दाँत के पेंडेंट आदि साधारण आभूषण भी बना लिए। तो इन लोगों ने क्या किया, तो पत्थर और मन के मतलब होता है मोती। तो पत्थर और मोती की इन लोगों ने माला बनाई और जो पशुओं के दाँत होते हैं इनके पेंडेंट मतलब होता है लॉकेट जो गले में पहना जाता है, उसका इन्होंने किससे निर्माण किया था, तो दाँत से, यानी कि जो पशुओं के दाँत हैं उसमें हाथी दाँत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसमें पशुओं का दाँत लिखा हुआ है तो फिर ज़्यादा मतलब ज्ञानी नहीं बनना है, जो लिखा है वही पढ़ना है। आगे देखिए कभी-कभी वे दूसरे समूहों के साथ इनका आदान-प्रदान करने लगे। अब ज़ाहिर-सी बात है कितना ला देंगे अपने ऊपर, कितना ज्वेलरी खुद से पहन लेंगे। तो जो दूसरे अन्य समूह हैं जिनके पास ज्वेलरीज़ नहीं है, उन्हें दे भी देते थे, चलो भैया आप ये ज्वेलरी ले लो, अगर आपने कुछ अन्न वगैरह रखा हो तो हमको दे दो। तो इस तरह की प्रक्रिया उन लोगों में चल रही थी। अब आप देखिए कि पहली उपज कौन-सी थी, यानी कि जो हमारे आदिमानव हमारे दादाजी लोग थे, उन लोगों ने सबसे पहले कौन-सा अन्न उपजाया, यहाँ पे ये बात चल रही है। आपने खूब पढ़ा होगा कि सबसे पहला जो उपजाया गया अन्न है वो जौ था, तो ये सब यहाँ पे हम देखने वाले हैं। कैसे इन लोगों ने अन्न उपजाने की प्रक्रिया स्टार्ट की। कह रहे हैं कि एक लंबे समय में पृथ्वी की जो जलवायु है इसमें अनेक परिवर्तन आए। एक समय पृथ्वी पर बहुत ठंड थी और इसके बाद एक बड़ा भाग हिमाच्छादित यानी बर्फ से ढका हुआ था। इसे क्या कहते थे? इसे कहा जाता था हिमयुग। मैंने इसके पहले वीडियो में भी बताया है कि एक मतलब संकल्पना है, वो है मिलानकोविच संकल्पना, मिलानकोविच संकल्पना। और ये जो मिलानकोविच संकल्पना है, इनका मानना है कि जो हमारी पृथ्वी है वो पहले वार्म एज में जाती है, यानी कि पहले आग का गोला रहती है, फिर उसके बाद वो आइस एज में जाती है, यानी कि उससे बदल करके उसकी जो प्रक्रिया है वो मतलब जो होती है ना बर्फ के टुकड़ों में चेंज हो जाती है। तो ये जो प्रक्रिया है वही यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, जब ये मतलब कि मतलब जब इसकी जो जलवायु है, जब उसमें चेंजेज़ आए, जब इस पे वो एक टाइम था कि केवल बर्फ ही बर्फ हमारी पृथ्वी पर थी। जब उसका टेम्परेचर बढ़ा यानी टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो जो बर्फ़ है वो पिघली। जब बर्फ़ पिघली तो आप देखेंगे कि उसका जो पानी है यानी कि बर्फ़ पिघलेगी। जब आप सपोज़ दैट आप फ्रिज से निकालिए बर्फ़ का कोई टुकड़ा, उसको बर्तन में रखिए, नीचे से उसमें आँच लगा दीजिए, गैस पे रख दीजिए, इंडक्शन पे रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, तो आप देखेंगे जैसे-जैसे ऊष्मा का संचार होगा वैसे-वैसे जो बर्फ़ है वो पिघलती जाएगी और एक मतलब साधारण पानी का रूप ले लेगी। तो वैसे ही जो हमारी पृथ्वी पे बर्फ़ थी, जब वो टेम्परेचर हाई हुआ हमारे वायुमंडल का, तो वो जो बर्फ़ है वो पिघलना स्टार्ट हुई। तो जब ये बर्फ़ पिघली तो ये कहाँ गई? आप देखेंगे कि नदियाँ बनेंगी और जो नदियाँ हैं अंत में वो सागरों में विलीन हो जाएँगी। तो इस तरह से ये जो हमारी पृथ्वी है उस पे रहने योग्य जो दशाएँ हैं वो निर्मित होंगी। वही सारी चीज़ें यहाँ आपको बताई जा रही हैं। और आगे कह रहे हैं जब मतलब कि पृथ्वी का एक बड़ा भाग जब बर्फ़ से ढका हुआ था तो उस टाइम पीरियड को हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे हिमयुग। ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसको फिर आप मतलब विज्ञान में पढ़ेंगे, वो सब हमारे जानकारी की चीज़ें नहीं हैं। लेकिन हाँ, आगे आप देखिए
यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब जलवायु गर्म होने लगी तो हिम का जो कुछ भाग है यानी बर्फ का जो कुछ हिस्सा है वो पिघल गया, जिसके कारण तत्कालीन मतलब उस समय नदियों में जलभराव हुआ और बाद में ये जो नदियाँ हैं वो समुद्र में समाहित हुई। और ये हिम युग का टाइम बता रहे हैं कि ये जो हिम युग है इसका समय काल कब है, तो आज से 1 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले तक का ये जो समय काल है वो हिम युग कहा जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है बाबू कि हिम युग का जो है टाइम पीरियड क्या है? क्योंकि ये इस टाइप का एक बार क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में। फिर आगे बता रहे हैं कि इसके उपरांत यानी कि इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मानव के लिए जीवन जीने की जो परिस्थितियाँ हैं उसमें सुधार आया। विश्व के कई हिस्सों में उन्होंने एक स्थान पर बसना और अनाज उगाना आरंभ किया। और इन्होंने जो गाय हैं, बकरी इन इसके टाइप के जो जानवर हैं इनको घरेलूकरण यानी कि इनका पालना स्टार्ट कर दिया और भोजन की अधिक उपलब्धता के कारण ये समूह अपने आकार और संख्या में फिर धीरे-धीरे बढ़ते गए। और ये जो मतलब कि बसने वाली प्रक्रिया है इनके द्वारा कहाँ पे ये प्रक्रिया स्टार्ट की गई, तो आप देखेंगे कि जो नदियाँ थीं उन्हीं के किनारे इन लोगों ने बसना या स्थायी जीवन अपना स्टार्ट किया। और इसके पीछे बता रहे हैं कि केवल यही एक मतलब कारण नहीं है कि वहाँ पे जल है, केवल इसी वजह से वो लोग वहाँ बसना स्टार्ट किए, नहीं, केवल जल की वजह से नहीं, अपितु यहाँ जो आप देखेंगे कि जो नदियाँ हैं ना, जो नदियाँ होती हैं, वो जब बहती हैं ना, जब ऐसे-ऐसे करके वो जब बहती हैं, जब ऐसे-ऐसे बहती हैं, तो वो अपने साथ में ना काफ़ी सारे गाद, मिट्टी, बालू ये सब लेके आती हैं। तो वो जहाँ-जहाँ से गुज़रती हैं, वहाँ की जो मिट्टी होती है, वो काफ़ी उपजाऊ हो जाती है। तो एक रीज़न ये भी है नदियों के किनारे इन लोगों के बसने का कि वहाँ की जो मिट्टी थी ना, वो काफ़ी उपजाऊ थी और इस कारण से इन्हें खाने-पीने की जो व्यवस्था थी, वो बहुत आसानी से हो जाती थी। यानी कि वहाँ पे अन्न उपज जाता था, तो खाने-पीने का मतलब खाने-पीने के लिए इनको भटकना नहीं पड़ता था। जैसे पहले खाद्य संग्राहक के रूप में इनका जीवन चल रहा था, अब क्या है खाद्य उत्पादक बन गए हैं। यहाँ पे नहीं बताया गया है, हम आपको बता दे रहे हैं कि मानव के द्वारा जो पाला गया पहला पशु था, मानव द्वारा पाला गया जो पहला पशु था, वो क्या था? वो था कुत्ता। क्या था? कुत्ता था। ठीक है? और जो पहला उपजाया गया अन्न था वो क्या था? वो था जौ। चलिए आगे देखते हैं। ये पता लगाने वाला पॉइंट है, आप पता लगाइएगा अपना देख कर के। ये देखिए अब हमारे जो आदिमानव हैं जब उस टाइम जब हमने इसके पीछे जो चित्र देखा था, वो खाद्य संग्राहक वाला चित्र था। लेकिन ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये खाद्य उत्पादक वाला चित्र है। यानी कि अब जो है ये लोग अस्थायी जीवन अपना स्टार्ट कर दिए हैं। देखिए झोपड़ियाँ बना लिए हैं। अब ये लोग गुफाएँ और कंदराओं में नहीं रह रहे हैं, बल्कि इन्होंने अपने घर बना लिए हैं। झोपड़ियाँ देखिए कितनी प्यारी-प्यारी झोपड़ियाँ बना ली हैं। देख लीजिए महिला है जो वो खाना बना रही हैं अपना चूल्हे पे। देखिए इन लोगों ने कुछ भेड़ वगैरह पाल लिए हैं। इधर देखिए जो चित्र दिखाया गया है इसमें किसानों ने अन्न उपजाना शुरू कर दिया है। ये देखिए, तो ये जो यहाँ देखिए नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो ये सब चित्र देख के आपको पता चल रहा है कि नदियों के किनारे इन लोगों ने अपना स्थायी जीवन शुरू कर दिया है। चलिए यहाँ देखिए आइए विचार करने के लिए बोल रहे हैं, तो आप विचार कर लीजिएगा। पहला चित्र और दूसरा चित्र इसी के कल्पना मतलब इसी में आपको कुछ पूछा गया है, उसको आप देख लीजिएगा। पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाती है, जो कि जिसका नाम क्या है? उसका नाम है जुनून पढ़ाई का, जुनून पढ़ाई का। यहाँ पे आपको पूरी की पूरी फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी, जो भी हम क्लासेस करवाते जाएँगे, उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलती जाती है, डेली-डेली मिल जाती है। और आप चाहें तो सर्च करके भी जॉइन कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल ही जाता है। 2 शब्दावली और है और वो 2 शब्दावली कौन-सी है? एक है कल्याण और कल्याण मतलब होता है स्वास्थ्य और समृद्धि तथा भलाई। दूसरा है पल्ली, पल्ली क्या है? एक छोटी-सी बस्ती अथवा छोटा-सा जो गाँव है उसको यहाँ पे पल्ली गया कहा गया है। ये इम्पोर्टेंट शब्दावली है पल्ली, कहीं भी पूछा जा सकता है। चलिए हम देखते हैं आगे। आगे यहाँ आपको बताया जा रहा है 1 सेकंड। हाँ, ठीक है। कह रहे हैं कि जैसे-जैसे समुदायों का विकास हुआ, समाज जो है धीरे-धीरे जटिल होता गया। ज़ाहिर-सी बात है जब एक जगह पे लोग रहना स्टार्ट करेंगे तो ज़िंदगी उतनी आसान नहीं रह जाएगी। फिर आप देखेंगे कि जीवन में कठिनाइयाँ शुरू हो जाती हैं। कह रहे हैं सरदार अथवा मुखिया लोगों के कल्याण के लिए उत्तरदायी थे। जैसे आज हमारे यहाँ सरकार जो है हमारे कल्याण के लिए उत्तरदायी है। आज तो बहुत बड़ी संरचना हो गई है, गाँव के बाद फिर जिला ब्लॉक हैं, फिर ज़िला है, फिर राज्य हैं, फिर कहीं जा कर के पूरा देश आ रहा है। लेकिन पहले क्या था छोटे-छोटे कबीले रहते थे, उसमें या तो सरदार या फिर मुखिया लोग रहते थे। तो उस कबीले के जो हेड होते थे, उन्हें या तो सरदार या मुखिया कहा जाता था। तो इन्हीं लोगों की ज़िम्मेदारी थी कि लोग जो हैं, उनका कल्याण हो
और साथ में उन्हें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। ये किसकी ज़िम्मेदारी थी? तो ये उस सरदार मतलब कि उस समूह के सरदार या मुखिया की ज़िम्मेदारी थी। आगे आप देखिए कि ये जो मतलब कि लोग थे, जो भी समूह वगैरह थे, ये सामूहिक रूप से सामुदायिक कल्याण के लिए काम किया करते थे। एग्ज़ाम्पल के लिए आप देखिए कि जो है, जैसे आज हमारे यहाँ है ना कि हमारे 10 बीघे खेत है, सामने वाले के 20 बीघे है, ढिमकाने जो हैं उनके फिर 50 बीघे हैं, तो इस तरह की जो संकल्पना है वो पहले नहीं थी। मतलब कि पहले क्या था, एक ज़मीन का टुकड़ा है, सारे लोग मिल कर के उस पे अनाज उपजाएँगे, फिर उसके बाद जिसको जितनी ज़रूरत होगी वो उस तरह से मिल जाएगा। आज आप देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एग्ज़ैक्टली, तो हम लोग इसको समाजवादी, इवन साम्यवादी कहेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। साम्यवादी जो व्यवस्था आज प्रचलित है, कहाँ अपने यहाँ नहीं प्रचलित है, रूस और चाइना में ये ज़्यादा प्रचलित है, रूस हो गया, चीन, इन सारी कंट्रीज़ में ये आपको ज़्यादा प्रचलित मिल जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह की व्यवस्था होती है, तो उसी तरह की व्यवस्था उस टाइम पे थी कि सब कुछ समुदाय का था, कुछ भी किसी एक व्यक्ति का नहीं था। यानी कि पूँजीवादी जो व्यवस्था है, उसकी संकल्पना उस टाइम पे नहीं थी। सब कुछ समुदाय का है, सारे लोग मिल कर के उसको यूज़ करेंगे और जिसको जो ज़रूरत होगी वो मिलता रहेगा। आगे कह रहे हैं कि जो कृषि है वो भी ऐसे ही की जाती थी, यानी कि एकल कृषि नहीं की जाती थी कि जो है फलाने किसान ने अन्न उपजाया, उसको बेच लिया, वो धनी होते गए, बल्कि दूसरा जो है उसके पास तो अपने पेट भरने भर का भी खेत नहीं है। तो इस तरह की संकल्पना आज प्रचलित है, उस टाइम पे नहीं थी। उस टाइम पे सामुदायिक कृषि की जाती थी। आगे देखिए कि जैसे-जैसे टाइम बीतता गया, पल्ली, जहाँ मैंने अभी बताया ना कि छोटा गाँव या छोटी बस्ती जो है उसको पल्ली कहा गया। तो जो पल्ली है, उपग्राम, ये धीरे-धीरे बड़े गाँव में परिवर्तित हुए और ये लोग मुख्यतः भोजन, वस्त्र और जो उपकरण हैं, इन वस्तुओं का आदान-प्रदान करने लगे, यानी कि लेन-देन करने लगे। फिर आप देखिए कि धीरे-धीरे इन गाँवों में संप्रेषण और आवागमन का जो तंत्र है, वो भी विकसित हुआ और इनमें से कुछ छोटे कस्बे में परिवर्तित हो गए। ठीक? एग्ज़ाम्पल में आप देखिए, मृदभांड एवं मिट्टी की अन्य जो वस्तुएँ हैं, इनको बनाने एवं धातुओं के उपयोग। यहाँ पे देखिए कि सब यहीं पे आपको बता दिया गया है कि सबसे पहली जो धातु यूज़ की गई थी, वो कौन-सी थी? वो थी तांबा। यहाँ पे लिख दिया गया है पहले तांबा ना, तो ये अंडरस्टूड है कि सबसे पहली जो यूज़ की गई धातु है वो कौन-सी है? तो वो है तांबा। सबसे पहली जो यूज़ की गई धातु है वो कौन-सी है? वो है तांबा। सबसे पहली धातु जो मानवों के द्वारा यूज़ की गई वो कौन-सी है? वो है तांबा। उसके बाद फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि फिर लोहा। पहले स्टार्टिंग में लोग सोचते होंगे कि नहीं, पहले लोहा यूज़ किया गया होगा, तो ऐसा नहीं है। पहले उन लोगों ने तांबा यूज़ किया, उसके बाद इन्होंने लोहा यूज़ किया। आगे आप देखिए कि मतलब कि धातुओं के उपयोग की जो तकनीकी है उसका आगमन हुआ, जिससे टिकाऊ उपकरण, दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं, आभूषण हैं, इनको बनाना ईज़ी हो गया। अब जो पहले हथियार इन लोगों के द्वारा पत्थरों से बनाए जा रहे थे, अब जो है लोहे या तांबे के बनाए जाने लगे, तो ये फिर मजबूत ही रहेंगे। एक बार वार करेंगे तो जो भी जानवर को मारेंगे वो निपट ही जाएगा। और सपोज़ दैट जो मतलब इससे जो है हल वगैरह बनाए जाने लगे। आपने देखा कि ऊपर इन लोगों ने जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया था। तो धीरे-धीरे हल वगैरह की जो प्रक्रिया है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। अगर लोहे की ये लोग हल-फाल वगैरह बनाना स्टार्ट करेंगे, तो फिर उससे खेत की अच्छी जुताई होगी, अच्छा से उसमें अन्न उपजेगा। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा जो धरती है उस पे कृषि का विस्तार भी होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जा रही हैं, ये सब अंडरस्टूड है, आप इसको समझ लीजिए। इन्होंने आगे बताया है कि हम अध्याय 6 यानी कि जो हमारा चैप्टर 6 आएगा, उसमें हम देखेंगे कि ये जो चरण हैं, इनमें किस प्रकार से सभ्यता के उदय में योगदान दिया। यानी कि ये जो भी मतलब प्रक्रिया है, पहले लोहे का मतलब तांबे का उत्पाद, मतलब तांबे की खोज हुई, उसके बाद लोहे की खोज हुई, जानवरों को पालना इन्होंने स्टार्ट किया, स्थायी रूप से बसना स्टार्ट किया। तो ये सारी जो प्रक्रियाएँ हैं, वो किस तरह से जो सिविलाइज़ेशन है या सभ्यता है, इसको उदय होने में या उसको आगे बढ़ने में किस तरह से योगदान दिया, ये सारी चीज़ें आपको हमारा जो चैप्टर 6 है उसमें बताया जाएगा। अभी तो हम लोग चैप्टर 4 पे ही है ना। फिर आप देखिए, कह रहे हैं कि अभी बस इतना याद रखिए कि जो मानव सभ्यता है, इसको विकसित या इसके विकास के इन जो प्रारंभिक चरण हैं, इसमें अनेक चुनौतियाँ रहीं और इस दौरान कुछ कठिन क्षण भी आए, जब कुछ पूर्ववर्ती जो प्रजातियाँ हैं, इनकी भाँति मानव सभ्यता भी लुप्त हो सकती थी। लेकिन फिर आप देखिए कि हम उन आदि मानवों के बारे में कभी नहीं जान पाएँगे, जिनके साहस और दृढ़ता के कारण आज हमारा अस्तित्व संभव हो पाया है। यानी कि जो आदिमानव जिन्होंने इतना स्ट्रगल किया, अपनी जो ह्यूमन सोसाइटी है, अपनी सिविलाइजेशन इसको बचा के रखा, हम लोग उनके संघर्षों को कभी नहीं जान पाएँगे। कोई भी कभी भी अपने इतिहास को नहीं जान सकता है, क्योंकि उसके लिए आपको फिर टाइम में जाना पड़ेगा उस टाइम में, और उस टाइम में जाने वाली जो मशीन है, टाइम मशीन जिसको कहा जाता है, वो आज तक विकसित दरअसल हुई नहीं है। फिर देखिए, ये आगे बढ़ने से पहले जो होता है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है, सब कुछ हम पढ़ लिए हैं, एक नज़र इसे देख लेते हैं।
कह रहे हैं कि हमने अपने अतीत के बारे में और अधिक जानने के कुछ तरीकों का पता लगाया है। समय रेखा की जो अवधारणा है हमें भिन्न समय पर ऐतिहासिक घटनाओं के अनुक्रम को समझने में सहायता करती है। समय रेखा क्या है वो मैंने आपको जो कल वाला वीडियो था उसमें बताया था। उसमें एक चित्र बना हुआ था समय रेखा को लेकर के, जहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे गौतम बुद्ध बने हुए थे, यहाँ ईसा मसीह का जन्म था और इधर आप देखेंगे ईसा मसीह के जन्म के पहले ही जो मौर्य सम्राट गुप्त मतलब क्या बोलते हैं उनको, अशोक वगैरह थे, इन सब का चित्र दिखाया गया था। तो वही है समय रेखा। एक बार प्रीवियस वीडियो देखिएगा समय रेखा को लेकर के। आगे बता रहे हैं कि समय की गणना की विभिन्न विधियां हैं, जैसे वर्ष, दशक, शताब्दी, सहस्त्राब्दी, तो सब हमने बताया था पिछली वीडियो में ही कि 12 महीने को क्या कहते हैं, एक वर्ष कहा जाता है, 10 साल को कहते हैं दशक, शताब्दी कहते हैं 100 साल को और सहस्त्राब्दी कहा जाता है 1000 साल को। तो ये सब हमने बता रखा है। कह रहे हैं कि इतिहास के विभिन्न सोर्स हैं, ये ऐतिहासिक घटनाओं को समझने और उनका पुनर्निर्माण करने में हेल्प करते हैं। तो एकदम सही बात है, आप इसको भी याद रखिएगा। और हमने आरंभिक मानव जीवन को संक्षेप में समझा और ये भी जाना कि जो मानव समाज है वो कैसे समय के साथ जटिल होता गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये जो क्रियाकलाप है ना, दरअसल इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं आपको बताऊँ, तो इसको आप एक बार खुद से देख लीजिएगा। और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर 4 है ये भी समाप्त होता है। अब हम लोग कल से अपना चैप्टर 5 फिर उसके बाद 6 उसके बाद फिर आप देखेंगे कि शुरू हो जाएगा हमारा पॉलिटी। तो जो चैप्टर 4 है भैया वो भी समाप्त होता है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चलिए ये रही आज की क्लास। आई होप आप लोगों को एनसीईआरटी की जो सीरीज़ है, जो हम पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो आपको समझ आ रही होगी। और अगर आपको समझ आ रही है, चीज़ें ठीक लग रही हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, स्पेशली उनके लिए जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं और अच्छे से पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि हमने देखा है लोग एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। तो भाई जो नहीं मेहनत करना चाहते उनके लिए तो नहीं, लेकिन जो मेहनत करना चाहते हैं, जो सच में एनसीईआरटी या बेसिक अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको मजबूत करना चाहते हैं, उनके लिए ये क्लासेस रामबाण साबित होंगी। तो चलिए ये सब रही आज की बातचीत और साथ में क्लास भी। आई होप आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई-लिखाई करते रहें तथा मेरी वीडियो को लाइक, शेयर भी करते रहें और एक प्यारा से कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।